Okay. Hello students. In this lecture, we'll be talking about the D block elements, right? Also known as transition elements. इनकी अगर हमें थोड़ी सी रेफरेंस लेनी है तो हम यहाँ से ले सकते हैं कि जब हमारे को क्लास 9th में वैलेंसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था तो वी वर वेरी कंफ्यूज्ड। हम लोग ऑलरेडी परेशान थे वैलेंसी कॉन्सेप्ट से कि किसी पे कितना चार्ज होता है, सोडियम पे +1 होता है, मैग्नीशियम पे +2 होता है। ऊपर से कुछ एलिमेंट्स थे जो हमें ज्यादा दुखी कर रहे थे क्योंकि इन पे तो डबल डबल वैलेंसी थी। आयरन की वैलेंसी +2 भी थी, +3 भी थी, कॉपर है +1 भी है, +2 भी है, राइट। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वेरिएबल वैलेंसीज थी, या फिर अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं तो वैलेंसी की जगह हम लोग बोल सकते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, कभी भी 2+ से 3+, 3+ से 2+ में जंप करते रहते हैं, ट्रांजिट करते रहते हैं, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। सबसे ज्यादा यूज ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हमें कहां पे देखने को मिलता है? We get to see the use of transition elements in catalysts. For example, the most common example of D block elements or transition elements being used as a catalyst is in our body hemoglobin. हीमोग्लोबिन बेसिकली एक प्रोटीन है जिसमें आयरन होता है। आयरन एक ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि +2 स्टेट में भी स्टेबल होता है और +3 स्टेट में भी स्टेबल होता है, राइट। इट्स स्टेबल इन 2 स्टेट्स। तो होता ये है कि जब हम व्हेन वी इनहेल, राइट, जो ऑक्सीजन आती है हमारे लंग्स में उसको डीऑक्सी हीमोग्लोबिन Fe2+ जाके उसके साथ बाइंड हो जाता है। Fe2+ आयरन क्या देखता है कि ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। आयरन उसको कहता है मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन देता हूं, उसको नेगेटिव बना देता है, खुद और पॉजिटिव हो जाता है, 2+ से 3 पॉजिटिव हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, राइट। तो अब ये आयरन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो गया, तो जब ऑक्सीजन जुड़ गया और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ, अब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब ऑक्सीजन जुड़ गया इसके साथ, पर आयरन तो दोनों तरीके से स्टेबल है, Fe2+ में भी स्टेबल है, Fe3+ में भी स्टेबल है। तो होगा ये कि ये Fe2+ जो कि अब Fe3+ बन चुका था और ऑक्सीजन के साथ जुड़ चुका था, जब यहां से लंग्स से चलेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के ऑर्गन्स तक पहुंचेगा, ठीक है, तो फिर आयरन इज लाइक यार कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा कि मैं पहले ही ज्यादा खुश था, ठीक है। एक होता है ना जैसे ह्यूमन नेचर है, जहां है कुछ नहीं है, ठीक है, जो नहीं है उसकी पड़ी है। तो आयरन इज नाउ लाइक कि मैं पहले ही खुश था, मैं Fe2+ में ही खुश था, राइट। तो ये ऑक्सीजन से अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है, ऑक्सीजन भी जैसे आया था उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके ऑर्गन्स के पास ड्रॉप कर देता है और खुद आगे बढ़ जाता है, फिर से Fe2+ बन जाता है, राइट। यही होता है कैटलिस्ट, ओके, जो एक रिएक्शन को फैसिलिटेट करे और खुद बाद में रीजनरेट हो जाए, खुद वैसे का वैसा रहे, ठीक है। दिस इज व्हाट अ कैटलिस्ट इज। तो Fe2+ ने क्या किया, ऑक्सीजन को उठाया, यहां ड्रॉप किया और दोबारा Fe2+ ही बन गया, ऑक्सीजन के साथ पहले अटैच हुआ फिर उसके साथ डिटैच भी हो गया। तो दिस इज व्हाट कैटलिस्ट्स डू, okay। तो this is one of the important questions also in this topic. D block elements की why transition elements are used as catalyst, so it has multiple reasons why they are used as catalyst. उसका पहला रीजन तो ये है जो हमने अभी देखा कि इसकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2+ में भी स्टेबल है, 3+ में भी स्टेबल है, जिसकी वजह से दूसरे एलिमेंट्स के साथ इजीली अटैच भी हो जाता है और डिटैच भी हो जाता है। सेकेंडली इट ऑल्सो डज दिस थिंग कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है बहुत सारे रिएक्शंस को सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, जिससे ये दूसरे रिएक्टेंट्स को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उनको रास्ता दिखाते हैं कि हमें तुम रिएक्ट कर लो ऑन देयर सरफेस। जैसे आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा, ये वाला रिएक्शन, दिस हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन प्लस हाइड्रोजन, ये सारा रिएक्शन निकल के सरफेस पे होता है, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं। तो अगर हमारे पेपर में ये क्वेश्चन आता है व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, तो उसमें हम दो रीजंस लिखेंगे। वन, दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, दे प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर द रिएक्टेंट्स टू रिएक्ट, एंड सेकेंडली दे हैव variable oxidation states due to which they can easily attach or detach to other elements and hence act as catalysts, okay। बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जानने, पहली बात तो ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट हम डिसाइड कैसे करते हैं। ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट पता चलता है लास्ट इलेक्ट्रॉन से। फॉर एग्जांपल अगर कोई एटॉमिक नंबर 35 किसी भी एलिमेंट का, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये बनती है,
द कॉन्फ़िगरेशन एंड्स एट 4p5, लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में गया तो इट्स अ p ब्लॉक एलिमेंट। ओके, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने के लिए बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स में तीन सीरीज आती है, द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड एंड थर्ड, राइट। द एलिमेंट्स आर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ऐसे ही नीचे यूटेरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, लिथियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम एंड सो ऑन द थर्ड सीरीज। इनको याद करने का तरीका, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जादू। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ला हफ्ता वरना रईस, उसामा, इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिस्ट किया होगा। जैसे अगर हमसे पूछें कि नेम एन एलिमेंट व्हिच हैज अ फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, वैसे तो इन सब की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बट स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट विद अ फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट व्हिच इज +3। ओके, अगर हमसे पूछें कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन किस किस की है, तो वो है क्रोमियम और कॉपर। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि क्रोमियम और कॉपर की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस होती है। वी वर एक्सपेक्टिंग क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 होगी, बट इट इज एक्चुअली दिस बिकॉज़ एग्जैक्टली हाफ फील्ड सबशेल्स आर मोर सिमेट्रिकल। सिमिलरली इसमें भी 4s2 3d9 एक्सपेक्टेड था, पर इट इज 4s1 3d10। अगर हमसे पूछे सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन शो करता है, इट इज मैंगनीज। मैंगनीज +2 से +7 सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। कॉपर इज आल्सो एन एक्सेप्शन इन दिस सेंस कि इस पूरे इन 10 एलिमेंट्स में से सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होता है, एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर हैज अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट इज जिंक। जिंक किस तरीके से एक्सेप्शनल मेटल है यहाँ पे। जिंक इज दिस a part of first transition series, but zinc is not regarded as a transition element. Very important question कि zinc को हमने transition element का regard ही नहीं किया। क्यों नहीं किया है? Also zinc की lowest enthalpy of atomization रहेगी, lowest melting point रहेगा। तुम देखोगे zinc को बार-बार exclude करने के चक्कर में रहते हैं। ठीक है? क्यों? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है इस चैप्टर से कि zinc को transition elements में include क्यों नहीं किया। एक्चुअल में ट्रांजिशन एलिमेंट हम उसको बोलते हैं व्हिच हैज अ पार्शियली फिल्ड डी सबशेल इन एनी ऑफ देयर फॉर्म। किसी फॉर्म में तो पार्शियली फिल्ड डी सबशेल है, जिंक में किसी भी फॉर्म में पार्शियली फिल्ड डी सबशेल नहीं है। जिंक भी तो ठीक है, जिंक कहता है ना दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करूंगा, एक जो उसकी नेचुरल फॉर्म है Zn जिसमें D10 होता है, और या फिर Zn2+, उसमें भी D10 ही तो है जो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, दो आउटर मोस्ट शेल से रिमूव हुए। तो जिंक में फुली फिल्ड डी सबशेल ही है हर एक फॉर्म में। अब क्योंकि फुली फिल्ड डी सबशेल है, पार्शियली फिल्ड डी सबशेल है ही नहीं, तो जब वो डेफिनेशन में नहीं आ रहा है तो फिर हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट का रिगार्ड नहीं करेंगे, दैट्स इट। तो जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, बट फॉर द सेम रीजन सिल्वर इज रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। दैट्स हाउ केमिस्ट्री इज। ओके, जिस रीजन की वजह से हमने जिंक को बाहर कर दिया, सिल्वर भी वही रीजन शो करता है कि सिल्वर का भी फुली फिल्ड डी सबशेल ही होता है, बट हम सिल्वर को तो नहीं सिल्वर को तो रिगार्ड करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, सिल्वर को तो नहीं निकाला हमने। क्यों नहीं निकाला? बिकॉज़ सिल्वर एक्सेप्शनली, सिल्वर की भी देखो यार वैसे तो यही दो स्टेट्स होती हैं 5s1 4d10। अब अच्छा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कहेंगे सर हमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज तो आती है, लेकिन ये सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के हमें कॉन्फ़िगरेशंस कैसे आती होंगी। हेलो वापस, अगर आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आती है तो आपको सेकंड और थर्ड की कॉन्फ़िगरेशंस ऑटोमेटिकली आती हैं। जैसे आपको पता है कि कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने पढ़ा था, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है Rn 4s1 3d10। तो कॉपर के जस्ट नीचे है ना सिल्वर, आर्गन से अगली नोबल गैस होती है क्रिप्टन, तो ये होगी 5s1 4d10। गोल्ड, क्रिप्टन से अगली नोबल गैस है ज़ेनन, 6s1 5d10। ओके, तो जो कॉन्फ़िगरेशन उसकी है वही उसकी है वही उसकी है। आपको पहला एलिमेंट आता है तो नीचे वाले दो ऑटोमेटिकली आपको आते हैं। अब जैसे हमने जिंक को नहीं रिगार्ड किया था एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट,
राइट, जिंक वाज नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो कैडमियम और मर्क्यूरी भी नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट. ओके, जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर आल्सो नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, वो भी बाहर ही नहीं है इससे, उनमें भी फुली फिल्ड डी सब्सटेंस ही आएगा. तो हमें अगर पहली सीरीज बहुत ढंग से आ गई तो नीचे वाली दो भी हमें ऑटोमेटिकली आती ही है. ओके, कॉन्फ़िगरेशन भी बन सकती है, सब कुछ हो सकता है. तो यस, कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन कि सिल्वर को क्या दिक्कत है भाई. तो सिल्वर की बात ये है कि सिल्वर ऐसा होता है, ठीक है, सिल्वर मोस्टली फुली फिल्ड डी सब्सटेंस ही शो करता है एक्सेप्ट वन कंपाउंड व्हिच इज AgF2, राइट. AgF2 में सिल्वर एक और इलेक्ट्रॉन यूज करता है 4d से. अब 4d फुली फिल्ड नहीं है, 4d becomes partially filled. Now because 4d is partially filled, तो मैं कहूंगा कि सिल्वर ने partially filled d सब्सटेंस दिखा दिया ना किसी फॉर्म में, तो आ गया और डेफिनेशन में इट इज रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट. नाउ द क्वेश्चन इज फ्लोरीन के साथ ही क्यों, व्हाई फ्लोरीन? क्योंकि फ्लोरीन दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. ओके, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पुल कर सकता है मेटल से, मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल किए तो मेटल ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +1 की जगह +2 में भी आ जाएगा. ठीक, तो transition elements, the third reasoning question, transition elements exhibit their highest oxidation state in their oxides or fluorides. The answer to this question is oxygen and fluorine दुनिया के सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो मेटल ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा. नाउ एज वी लाइक टू कंपेयर, ठीक, कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन हमने बोल दिया दुनिया के सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. अब हमें इन दोनों में भी जानना है, इन दोनों में कौन. ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव हमें पता है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा. बट द क्वेश्चन इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट of a metal is represented in its oxide rather than fluoride. जो highest oxidation state है वो ऑक्साइड में होती है, फ्लोराइड में नहीं. जैसे मैंगनीज फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम +4 ही शो कर पाएगा, ऑक्सीजन के साथ +7 तक चला जाता है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भले ही फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फ्लोरीन एक टाइम पे एक ही बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन डबल डबल बॉन्ड्स बना देता है. ऑक्सीजन हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स. Now because it can form multiple bonds, तो वो एक ही टाइम पे दो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, जबकि फ्लोरीन एक टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन खींच सकता है. तो भले ही फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर वो मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना सकता, एक टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन खींचता है, ऑक्सीजन दो खींच लेता है. इसलिए ऑक्सीजन के साथ एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है, फ्लोरीन के साथ नहीं. ओके, नेक्स्ट रीजनिंग क्वेश्चंस. ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, राइट, या फिर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा कह लो, या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा कह लो. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मेल्टिंग का मतलब होता है एटम को, किसी भी चीज को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना, राइट, कि सॉलिड के पार्टिकल्स को दूर दूर कर दोगे वो लिक्विड बन जाएगा. एटमाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को एटॉमिक फॉर्म में लेके आना, कि अब जो एटम्स है, ट्रांजिशन मेटल्स सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. एटमाइज करना मतलब एक एक एटम को अलग करना, झुंड में से, क्लस्टर में से एक एक एटम को अलग करना. तो बात तो वही, हमें एटम्स को अलग अलग करना है. तो भले ही मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करूं, सेम ट्रेंड होगा. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स में बॉन्डिंग कौन सी है? ट्रांजिशन मेटल्स में बॉन्डिंग है मेटालिक बॉन्डिंग. मेटालिक बॉन्डिंग इस बात पे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने. अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा होंगे तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो उसको मेटल को मेल्ट करना मुश्किल होगा, मेटल को मेल्ट करना मुश्किल होगा तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा. ओके, तो बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनमें लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, दिस इज हाउ वी राइट इट. Bonding between transition metal atoms is metallic bonding. The strength of metallic bonding depends on number of unpaired valence electrons. Elements having more number of unpaired valence electrons have a higher melting point. ठीक है, this is how we write it कि metallic bonding, transition metals में bonding कौन सी है? metallic bonding. और metallic bonding इस बात पे depend करती है कि number of unpaired valence electron कितने. ठीक, चलिए. बट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स में जिंक की लोएस्ट है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि अभी अभी हम पढ़ के आए कि जिंक हीट है, अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है बॉन्डिंग, और जिंक के पास तो कोई अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके पास डी सब्शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है और सारे के सारे पेयर्ड है. अब क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो मेटालिक बॉन्डिंग वीक है. मेटालिक बॉन्डिंग वीक है तो ये इजीली मेल्ट होगा, इसके एटम्स इजीली दूर दूर हो जाएंगे. इट हैज लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. Seventh,
ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट ही क्यों करते हैं, जो उनकी मेन प्रॉपर्टी है जहां से हमने इस लेक्चर को स्टार्ट किया था. व्हाई डू दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, सबसे पहले तो एनर्जी गैप कम है ns और n-1 में. ठीक है, क्या मतलब है इस बात का मतलब समझते हैं. जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि क्रोमियम की एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन थी 4s2 3d4, लेकिन उसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या है 4s1 3d5. इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर गया है. ठीक है, कैसे जंप कर गया? क्योंकि इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप कम है ना, काफी लगभग सेम एनर्जी के ही होते हैं 4s और 3d. ठीक है, अब क्योंकि ये लगभग सेम एनर्जी के हैं तो इलेक्ट्रॉन इजीली यहां से यहां जंप कर जाता है. ठीक है, दूसरी चीज, इनके पास एक पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होता है. अब पार्शियली फिल्ड डी सबशेल हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ते हैं कि ये जो डी सबशेल है ये ना आगे जाके स्प्लिट हो जाता है इनटू टू पार्ट. सारी के सारी डी ऑर्बिटल सेम नहीं होती हैं. ओके, तो ये जो पार्शियली फिल्ड डी सबशेल है ये मल्टीपल तरीके से स्टेबल हो सकता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ D5 ही स्टेबल है. D5 भी पार्शियली एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है. D3 भी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो सकता है क्योंकि ये d ऑर्बिटल जाके स्प्लिट हो जाती है इनटू P2G एंड Dg. इनफैक्ट D2 भी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो सकता है. तो ये जो पार्शियली फिल्ड डी सबशेल है ना ये मल्टीपल फॉर्म्स में स्टेबल हो सकता है. D2 D3 D5 D6. ओके, इट कैन गेट स्टेबल इन मल्टीपल फॉर्म्स. तो इसलिए वो मल्टीपल स्टेट्स में हमारे एलिमेंट्स स्टेबल हो पाते हैं. Right? So one reason, less energy difference between ns and n-1 d orbitals. Second reason, partially filled d subshell can acquire stability in multiple ways. ठीक? Eighth question. Transition elements act as catalyst. सबसे पहले यही डिस्कस किया था. Large surface area, they provide surface area, and because they are variable oxidation state, they can easily attach and detach. ठीक? Ninth question, they form alloys. Right? बेटा alloys. सबसे पहले द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ एलॉय इज स्टील. राइट, अब जो स्टील है अगर हम आप लोगों से डिस्कस करें कि स्टील का फॉर्मूला क्या होता है तो किसी को नहीं पता क्योंकि स्टील का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं. राइट, स्टील कोई कंपाउंड नहीं है. स्टील एक मिक्सचर, इट्स एन एलॉय. एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स विद नॉन मेटल्स. तो स्टील एक एलॉय है, एक मिक्सचर. ठीक है, तो अब मिक्सचर है तो ये दो चीजों पे डिसॉल्व होने से बना. डिसॉल्विंग का प्रिंसिपल होता था लाइक डिसॉल्व्स लाइक. एक जैसी चीजें आपस में मिक्सअप हो जाती हैं. आप कोई भी एलॉय उठा के देखोगे उसमें आपको ट्रांजिशन मेटल जितने भी आपको पता है स्टील, ब्रॉन्ज, ब्रास, सब में कोई ना कोई ट्रांजिशन एलिमेंट मिलेगा आपको. अब क्यों है ऐसा? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ इजीली मिक्सअप हो जाते हैं. मिक्सअप तो तब होंगे जब एक जैसे होंगे, बिकॉज मिक्सिंग का एक प्रॉपर्टी है लाइक डिसॉल्व्स लाइक. किस वे में एक जैसे हैं? दे आर अलाइक इन दिस सेंस कि इन सब का लगभग एटॉमिक साइज सिमिलर होता है. क्योंकि इनका एटॉमिक साइज सिमिलर है दे मिक्स विद ईच अदर होमोजेनियसली एंड दे फॉर्म एलॉयज. ठीक, तो इफ दिस इज आस्क्ड इन द एग्जाम की व्हाई डू दे फॉर्म एलॉयज तो हम ये लिखेंगे बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव सिमिलर साइजेस. So they mix with each other homogeneously and hence they form alloys. ठीक? Transition metals form interstitial compounds. ये interstitial compounds क्या होते हैं? अब देखते हैं interstitial compounds ये. Basically atoms जहाँ present है उसके बीच के space को हम interstitial space बोलते हैं. ठीक है? We call this space interstitial space. ये खाली जगह. अब transition elements के केस में ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस बहुत बड़े-बड़े होते हैं बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज इंटरस्टिशियल स्पेसेस. जो छोटे-छोटे साइज के एटम्स होते हैं, द स्मॉल साइज एटम्स दे कम एंड सेटल इन दीस इंटरस्टिशियल स्पेसेस एंड फॉर्म कंपाउंड्स. दीस कंपाउंड्स आर नोन एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. इन कंपाउंड्स को हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं. ठीक है, फाइन. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ पे कि why do these compounds form complexes? Sorry, why do these elements form complexes? Transition elements complexes क्यों form करते हैं? The answer to this question is कि because of their high charge by size ratio या फिर ये कह लो high charge density. देखो complexes ऐसे होते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग p block elements में. सॉरी, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कि
कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि एक सेंट्रल मेटल एटम होता है जिसको इलेक्ट्रॉन डोनर्स लिगेंड्स सराउंड कर रहे होते हैं। ये ओके, ये जो साइनाइड है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन Fe2+ के साथ शेयर करने को राजी हो जाएगा, लेकिन Ca2+ के साथ साइनाइड राजी नहीं होगा कि मैं इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कराऊं। Fe2+ को दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये चलेगा, लेकिन Ca2+ को 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा शेयर करने के लिए। ऐसा क्यों? इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप सपोज मेट्रो स्टेशन से उतरते हो, आपको 2 भिखारी दिखते हैं, ठीक है, दोनों आपसे 10-10 रुपए मांग रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा बच्चा है और एक बड़ा है तुम्हारे जितना ही, ठीक है, और ठीक हट्टा कट्टा लग रहा तुम्हें, तो आप किसको पैसे देते हो? आप बच्चे पे तरस खा जाते हो, अपने जितने पे क्यों तरस खाओगे? फाइन। तो यहाँ पे भी सिमिलर सा ही कॉन्सेप्ट है कि कैल्शियम जो दूसरे मेटल्स हैं दे आर लार्ज साइज एटम, बड़ा है, ठीक है, हट्टा कट्टा, राइट, इस पे तरस नहीं आता किसी को। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनका एटॉमिक साइज थोड़ा सा कम रहता है, छोटे से के ऊपर बेचारे के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो साइनाइड को इसी के ऊपर तरस आता है कि छोटे से पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, बेचारा इतना सा है और 2 पॉजिटिव चार्ज लेके घूम रहा है, तो इसके ऊपर ना चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इट हैज ग्रेटर चार्ज डेंसिटी, या फिर ये कहो हाई चार्ज बाय साइज रेशियो, छोटे से साइज पे उतना चार्ज आ रहा है, ये तो बहुत बड़ा है, उस पे 2 पॉजिटिव आ भी गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम या तो ये कहें कि ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई चार्ज डेंसिटी, या फिर ये कहें बिकॉज़ ऑफ देयर हाई चार्ज बाय साइज रेशियो दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड्स। एंड द सेकंड थिंग इज इनके पास जगह भी तो है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने के लिए, राइट, बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो रखने की जगह भी तो होनी चाहिए, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास तो जगह है, राइट, बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड्स, okay, so this is the reason why they form complexes. Next is transition metals form colored compounds. Colored compounds क्यों बनाते हैं? DD transition की वजह से, which is obviously a part of crystal field theory explained in coordination compounds. Transition metals show paramagnetism. Paramagnetism मतलब बहुत सारे unpaired इलेक्ट्रॉन हैं इनके पास, obviously मतलब basically paramagnetism का मतलब होता है they are either attracted or repelled by a magnet. ओके, और ये तब होता है जब किसी भी चीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो ट्रांजिशन मेटल्स की कॉन्फ़िगरेशंस अगर आप देखोगे इनमें बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे शो पैरामैग्नेटिज्म, दे आर ईदर अट्रैक्टेड और रिपेल्ड बाय मैग्नेट, ओके। few more questions, d block elements, one of the important questions, copper has a positive value of standard reduction potential, ठीक है, सुनो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी वैल्यू, तो अगर हमें इसको पूरा समझना है तो इसको समझते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है ई नॉट वैल्यू, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, डेल्टा जी नॉट इज -nf ई नॉट, ओके, तो डेल्टा जी नॉट जो होता है वो -nf ई नॉट होता है, इसका मतलब ई नॉट की वैल्यू -ΔG/nf। अब अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आई तो ई नॉट पॉजिटिव आएगा, और अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आई तो ई नॉट नेगेटिव आएगा, ठीक ना। ये जो डेल्टा जी नॉट है ये होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू डेल्टा एच पे डिपेंड करती है एंथैल्पी पे, कि नेट एंथैल्पी क्या आएगी। नेट एंथैल्पी इज द सम ऑफ 3 एंथैल्पीज, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेशन। जैसे कॉपर है, जब Cu से Cu2+ बना तो देयर आर 3 एंथैल्पीज वर्किंग। कौन सी? सबसे पहले कॉपर सॉलिड से कॉपर गैस, कॉपर गैस क्योंकि ये इसलिए जरूरी था, इसको आप एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या सब्लिमेशन बोल सकते हो, क्योंकि जब हमें कॉपर में से इलेक्ट्रॉन हटाना है उसमें जो एनर्जी लगती है वो होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो मुझे वो पहले गैसियस फॉर्म में चाहिए था, तो मैंने एक एक एटम को पहले अलग अलग किया, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन हटाया, अब उसको पानी में डाला हुआ है, एक्वा सॉल्यूशन में चाहिए ना हमें, तो वहां पे कुछ एनर्जी रिलीज होगी जिसे हम हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अब यहाँ पे भी मैं सारे एटम्स को अलग अलग कर रहा हूँ, मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर मैं एटम में से इलेक्ट्रॉन हटा रहा हूँ, एलिमिनेट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी एनर्जी देनी पड़ेगी,
फाइनली जब वो चीज वाटर में जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड करेंगे, थोड़ा सा स्टेबलाइज करेंगे, वहां पे एनर्जी रिलीज होगी। तो इनमें से दो है एनर्जी रिक्वायर्ड, एक है एनर्जी रिलीज। ये दो वैल्यूज पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अगर ये तीनों का सम नेगेटिव आ गया तो डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, डेल्टा एच नेगेटिव आया तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, डेल्टा जी नेगेटिव आया तो ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ओके, अब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि पॉजिटिव फैक्टर्स दो हैं और नेगेटिव फैक्टर एक ही, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव को ओवरकम कर जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से डेल्टा एच पॉजिटिव आता है और ई नॉट वैल्यूज नेगेटिव आ जाती हैं। लेकिन कॉपर का केस ऐसा नहीं है। कॉपर के केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा है, आपको पता है कॉपर जो है Cu2+ का वाटर के लिए प्यार कुछ ज्यादा ही है, वाटर के लिए एफिनिटी कुछ ज्यादा ही है। हमने पढ़ा है CuSO4.5H2 होता है कॉपर 2+, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बनाता है, ठीक है। तो कॉपर के केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा है कि वो बाकी दो को कॉम्पेंसेट कर देती है, बिकॉज इट कॉम्पेंसेट्स द अदर टू। Okay, because in case of copper, the other two are compensated. The delta H net is negative. Because the delta H net is negative, delta G is negative. Delta G is negative, E naught is positive. ये तो है actual reason, लेकिन हमें पेपर में इतना सारा कुछ समझा के नहीं आना, हमें सिर्फ इतना सा लिखना है। Electrode potential of a metal depends on three enthalpies: enthalpy of atomization, ionization and hydration. अगर इन तीनों का सम नेगेटिव आ जाता है, if the sum of all three is negative, then electrode potential is positive. ठीक, in case of copper, the hydration enthalpy compensates the effect of atomization and ionization, due to which copper का reduction potential positive है। अच्छा, one more thing, एक और क्वेश्चन लिखा था यहाँ पे, Cu+ does not exist in aqueous solution. Aqueous solution में Cu+ exist नहीं करता। Okay, why it doesn't exist in aqueous solution? देखते हैं। सी, ये जो Cu+ आयन है, डायनेसिक्स की कॉन्फ़िगरेशन काफी स्टेबल है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है, फिर भी ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब रिएक्शन इन व्हिच द सेम स्पीशीज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। ओके, कि Cu+ ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा, Cu+ रिड्यूस भी हो जाएगा, पर इस फॉर्म में नहीं रहेगा। क्यों ऐसा? देखो यार, Cu+ रिड्यूस होके ये बनाएगा, ऑब्वियसली ये तो उससे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वो चार्ज है और ये न्यूट्रल है। अब ये थोड़ी ना उससे ज्यादा स्टेबल है, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूं, वो D10 है, ये D9 है, ऑब्वियसली D10 ज्यादा स्टेबल होता है। फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वाज अबाउट एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ये उससे ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। ओके, हाइड्रेशन एंथैल्पी Cu2+ को ज्यादा स्टेबलाइज कर देती है उससे भी। अगर ये गैसियस फॉर्म की बात हो रही होती तो डेफिनेटली वो ज्यादा स्टेबल था इससे, लेकिन एक्वस फॉर्म की बात हो रही है तो ये ज्यादा स्टेबल है उससे, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रेशन एंथैल्पी बीच में आ जाती है। ओके, so that is the reason. This is because Cu+ ion disproportionate in aqueous solution to form Cu2+ and Cu. This is due to high hydration enthalpy of Cu2+. देखो, हमें इसके बनने से कोई हैरानी नहीं, वो तो ज्यादा स्टेबल था ही, लेकिन इसके बनने से हैरानी हो रही थी कि यार ये क्यों बन गया उसको छोड़ के। ये इसलिए बन गया क्योंकि इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा। देन Mn3+ और Cr2+ दोनों की ही कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है, पर फिर भी Mn3+ जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंगनीज और क्रोमियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये नहीं है, 3+ और 2+। इनफैक्ट मैंगनीज स्टेबल होता है 2+ में, क्रोमियम स्टेबल होता है 3+ में। ये हमें एनी हाउ याद रखना है कि मैंगनीज की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, क्रोमियम की +3 है। तो मैंगनीज +3 से +2 में जाना चाहता है, खुद रिड्यूस होना चाहता है, खुद रिड्यूस होना चाहता है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। क्रोमियम +2 से +3 होना चाहता है, अब क्योंकि वो +2 से +3 होना चाहता है तो वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ऑक्सीडाइज होना चाहता है तो दूसरों को रिड्यूस करेगा। ठीक है, अब सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा मैंगनीज +3 से +2 बनना चाहता है। ओके, ये अब 3 स्टेटमेंट्स हैं। मैं कहूं ये प्रोसेस, द अबव रिएक्शन इज feasible, this reaction is
feasible, मैं ये बात बोलूं या फिर मैं ये बोलूं for the reaction delta G is negative, एक ही बात है। फिजिबल प्रोसेसेस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, वो प्रोसेसेस जो खुद से हो जाते हैं वो होते हैं जिनका डेल्टा जी नेगेटिव है। या फिर मैं कहूं फॉर द रिएक्शन ई नॉट वैल्यू इज पॉजिटिव। ओके, एक ही बात है, राइट? एक ही बात है, मैं कहूं ये रिएक्शन फिजिबल है या इसका डेल्टा जी जो है वो काफी नेगेटिव होगा, या ये कहूं इसकी ई नॉट वैल्यू काफी पॉजिटिव होगी। मैं तीनों केस में ये बताना चाहता हूं कि ये रिएक्शन बहुत फिजिबल है, खुद से होना चाह रहा है। अब कभी कभी पेपर में इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है, द ई नॉट वैल्यू ऑफ दिस इज हाईली पॉजिटिव Mn3+ से Mn2+ की जो ई नॉट वैल्यू है वो काफी पॉजिटिव है, मतलब ये रिएक्शन काफी फिजिबल है। क्यों फिजिबल है? Mn3+ रिड्यूस होके Mn2+ क्यों बनना चाहता है? इसलिए बनना चाहता है क्योंकि Mn2+ में जो मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन है वो है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड d subshell. So this conversion is very easy and the reaction is highly feasible. अब on the basis of this, अगर कोई मुझसे ये पूछे तो क्या इसका मतलब ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? क्या Cr3+ भी Cr2+ में जाना चाहेगा? आंसर इज बिल्कुल भी नहीं, ये वैल्यू नेगेटिव होगी। हमने अभी अभी पढ़ा क्रोमियम 3+ में स्टेबल होता है, क्रोमियम 2+ में स्टेबल नहीं होता, क्रोमियम में स्टेबल है 3+। आप 3+ से 2+ में जाओगे वो कोई फीजिबल रिएक्शन नहीं है, उसमें ई नॉट वैल्यू आपका नेगेटिव आ जाएगा। दिस इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो कभी कभी ई नॉट के साइन से क्वेश्चन आता है कि ई नॉट पॉजिटिव होगा या ई नॉट नेगेटिव होगा, ये हम ऐसे जज करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स, ठीक है? तो बेसिकली दो एनायंस हैं, डाइक्रोमेट और परमैंगनेट, ठीक है? इनको हमें याद रखना है, इनके रिएक्शंस को याद रखना है। और दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। अगर मैं KMnO4 के बारे में बात करूं, पोटेशियम परमैंगनेट, और K2Cr2O7 के बारे में बात करूं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, बोथ ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके, तो लेट्स सी इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। हमें ये रिएक्शंस याद करने हैं इनकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक? एक स्मार्टर वे बताता हूं, हम 2 लाइंस याद कर लें। अगर इफ वी लर्न 2 लाइंस, लाइन 1 क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनता है, ओके? लाइन 2 मैंगनेट से परमैंगनेट बनता है, दोनों ही एसिडिक मीडियम। तो क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनता है इन एसिडिक मीडियम। स्टेप 2 याद हो जाएगा हमें, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनता है, ठीक? अब यार जो स्टेप 2 का रिएक्टेंट है वो स्टेप 1 का प्रोडक्ट होगा, और जो स्टेप 2 का प्रोडक्ट है वो स्टेप 3 का रिएक्टेंट होगा। हम Na2Cr2O7 तक तो पहुंच ही चुके हैं, हमें K2Cr2O7 तक जाना है। तो यार मैं कुछ ऐसे डाल देता हूं जिसमें पोटेशियम और डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाए। पोटेशियम यहां आ जाएगा, सोडियम वहां चला जाएगा। I will reach potassium dichromate K2Cr2O7 and NaCl, right? पोटेशियम और सोडियम ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। फाइन, अब ये हमें ये याद करना, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है K2Cr2O7 ये बनता है क्रोमाइट ओर से। तो हमें रिएक्टेंट ये भी मिल गया, स्टेप 1 का रिएक्टेंट क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर में हम सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन डालेंगे जिससे सोडियम क्रोमेट बनेगा, फिर क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनेगा। डाइक्रोमेट का डबल डिस्प्लेसमेंट कर लोगे सोडियम डाइक्रोमेट का, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा हमें। इसमें जो कलर चेंजेस हैं वो कुछ इस तरीके से, क्रोमेट येलो कलर का होता है, उसको आप एसिडिक मीडियम में डालोगे तो वो ऑरेंज कलर का हो जाएगा, डाइक्रोमेट बन जाएगा, ठीक है? और ऑब्वियसली आप उसमें बेसिक मीडियम डालोगे तो वापस येलो ही हो जाएगा, वापस क्रोमेट बन जाएगा। ये रिएक्शन इंटर कन्वर्टेबल रिएक्शन, ओके? अब अगर मैं बात करूं इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर की, ठीक है? वैसे तो बहुत सारे रिएक्शंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो हाउ डू वी लर्न दोज रिएक्शंस? हमें हर एक रिएक्शन का रट्टा नहीं लगाना है,
हमें बस ये इक्वेशन याद करनी है। ये हमने अभी बात करी थी कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +3। तो जो डाइक्रोमेट है एसिडिक मीडियम में वो Cr3+ और H2O बनाता है। ये दो फिक्स प्रोडक्ट्स। अगर हमारे पास पेपर में रिएक्शन आए कि कंप्लीट द रिएक्शन बिटवीन डाइक्रोमेट एंड आयोडाइड आयंस इन एसिडिक मीडियम, तो व्हाट डू आई डू? मैं क्या करूंगा? मुझे ये याद रखना है कि डाइक्रोमेट किसको किस में कन्वर्ट करता है, आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करता है, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करता है, सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट करता है, स्टैनस से स्टैनिक बनाता है। दिस इज व्हाट आई नीड टू लर्न। ओके, अगर मुझे ये याद है तो बहुत इजी है मेरे लिए। मुझे रिएक्शन लिखना था डाइक्रोमेट और आयोडाइड का। तो आयोडाइड का क्या करता है डाइक्रोमेट? कन्वर्ट्स आयोडाइड टू आयोडीन। ये अब बस मैं इन दो रिएक्शंस को ऐड करके लिख दूंगा। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास? डाइक्रोमेट 14H+, 6I-, this plus 7H2 plus 3I2। बैलेंसिंग की भी टेंशन नहीं, वी ऑलरेडी हैव अ बैलेंस्ड इक्वेशन नाउ। तो हमें ये याद रखना है कि डाइक्रोमेट में तो यही करना है, आयोडाइड आयोडीन बनेगा। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन करके लिखा है, सो दैट आपके 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट हो जाए। फाइन, तो डायरेक्टली हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन ही आएगी। जैसे हमने यहाँ पे एक और रिएक्शन लिखा हुआ है, द रिएक्शन बिटवीन डाइक्रोमेट एंड फेरस आयंस। फेरस को फेरिक बनाएगा, 6Fe2+ से 6Fe3+ बनेगा। ये तो प्रोडक्ट फिक्स ही है, Cr3+ और 7H2। ठीक, दिस इज अबाउट पोटेशियम डाइक्रोमेट। Coming to potassium permanganate, this is prepared from pyrolusite ore, which is MnO2। अब मैंने बोला था कि हम एक लाइन याद करेंगे कि मैंगनेट से परमैंगनेट बनता है एसिडिक मीडियम में। तो स्टेप 2 तो मेरे को इसका भी आता है, मैंगनेट से परमैंगनेट बनता है। जो स्टेप 2 का रिएक्टेंट है वो स्टेप 1 का प्रोडक्ट है। स्टेप 2 का रिएक्टेंट स्टेप 1 का प्रोडक्ट है। तो होगा क्या? अब स्टार्ट हमने किया है MnO2 से। पहले MnO2 को बेसिक मीडियम में डाला, मैंगनेट बना, और मैंगनेट को एसिडिक मीडियम में डाला, परमैंगनेट बना। राइट, वो हमने शुरू किया था पायरोल्यूसाइड ओर से। ये हम शुरू कर रहे हैं मैंगनेट से। वहां पे हमने पायरोल्यूसाइड ओर में सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन डाला, जिससे सोडियम क्रोमेट बना। सोडियम क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में डाला, डाइक्रोमेट बना। सोडियम डाइक्रोमेट का डबल डिस्प्लेसमेंट किया, पोटेशियम डाइक्रोमेट बना। यहाँ पे प्रोसेस और छोटा है। हमने मैंगनेट जो ये हमारा सॉरी पायरोल्यूसाइड ओर ये है, वहां पे जो हमने ओर यूज किया था दैट वाज क्रोमाइट ओर। यहाँ पे पायरोल्यूसाइड ओर है MnO2 में हमने OH नेगेटिव डाला, पोटेशियम मैंगनेट बना। पोटेशियम मैंगनेट को एसिडिक मीडियम में डाला, पोटेशियम परमैंगनेट बना। दैट्स इट, वेरी इजी। अब जैसे उसके रिएक्शंस थे, इसके भी रिएक्शंस है। बस वहां पे Cr3+ और H2O बनता था फिक्स। यहां पे Mn2+ और H2O बनेगा फिक्स। यहां के फिक्स ये है Mn2+ और H2O। यहां पे भी यही है, ऑक्सलेट से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, Fe2+ से Fe3+ बनेगा, नाइट्राइड से नाइट्रेट, आयोडाइड से आयोडीन। ओके, 3 रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि स्लाइटली बेसिक मीडियम में ये इस कांसेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे कि Mn2+ और H2O बने। इनमें आपको देखना पड़ेगा, अगर स्लाइटली बेसिक मीडियम दिया हुआ है तो आयोडाइड से आयोडीन नहीं बनेगा, आयोडाइड से आयोडेट बनेगा, IO3 नेगेटिव। ओके, ये these are the reactions which we need to learn. This completes our D block.